नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भाजपा के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजनीतिक हिंसा, आतंकवाद और घुसपैठ के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को घेरा। भ्रष्टाचार और राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन का मुद्दा भी उठाया। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से 2026 में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को मिलेगा लाभ, कहा अपराधियों के धरपकड़ में फोरेंसिक विज्ञान बेहद महत्वपूर्ण। जागरूकता को लेकर देशव्यापी अभियान अगले साल जनवरी से शुरू करने की घोषणा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट रिक्त घोषित। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। अदालत ने भड़काऊ भाषण मामले में सुनाई थी 2 साल की सजा। आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम जारी। ब्रिटेन, ब्राजील और मलेशिया पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है भारत को व्यापक समर्थन। इरिट्रिया के विदेश मंत्री उस्मान सालेह भारत यात्रा पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात। पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर हुई चर्चा। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नेताजी इंडोर स्टेडियम में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी पश्चिम बंगाल की महान विभूतियों को याद करते हुए अपने उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस भूमि ने वर्षों तक देश का मार्गदर्शन किया, उसी भूमि को ममता बनर्जी ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और स्त्रियों पर अत्याचार का केंद्र बना दिया है। जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा। और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। बंगाल में चुनावी हिंसा और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि हिंसा के बिना चुनाव कराकर देखें, ममता दीदी की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने 2026 में भाजपा की जीत का भरोसा जताया। चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के न्यू टाउन में 88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित
केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। कई सालों से भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से FSL का निर्माण हुआ है, परंतु इस FSL के CFSL के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपराधियों की धरपकड़ में फॉरेंसिक विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि इसकी जागरूकता को लेकर अगले साल जनवरी से देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। 26 से एक क्लस्टर अप्रोच से फॉरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे और इसके माध्यम से समग्र देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम तर्क की जगह एविडेंस बेस्ड बनाएंगे, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शक का लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत में नए कानून के साथ देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खत्म कर नए भारत के नए कानून लेकर हम आगे बढ़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में मैं मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब प्रमाण के अभाव में दोषी निर्दोष नहीं छूट जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ये कानून में लगभग 60% केसों में हमारे लोगों को सालों पुरानी आदत बदलकर अब 60 दिन के अंदर चार्जशीट होने लगा है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर करने के लिए भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का लंदन में उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने स्वागत किया। इससे पहले भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में आज प्रतिनिधिमंडल ग्रेट ब्रिटेन के 4 दिन के दौरे पर पहुंचा। रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा कि वो अपने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सहयोगियों के साथ फ्रांस, इटली और डेनमार्क की सफल यात्रा के बाद लंदन पहुंचे हैं। 31 मई से 3 जून तक लंदन में रहने के दौरान हम आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त कदम प्रभावी ढंग से व्यक्त करेंगे और विदेश में प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे, जिनमें यूके के सांसद, नेता, थिंक टैंक, मीडिया प्रतिनिधि और भारतीय प्रवासी समुदाय के लोग शामिल हैं। हमें विश्वास है कि हमारे संदेश को यहाँ भी वैसा ही समर्थन मिलेगा जैसा फ्रांस, इटली और डेनमार्क में मिला है। कोलंबिया की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ब्राजील के ब्रासिलिया पहुंच गया है। ब्राजील पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शशि थरूर ने कहा कि कोलंबिया की सरकार से उन्हें पूरा समर्थन मिला है। उन्हें उम्मीद है कि ब्राजील की सरकार भी आतंकवाद के विरुद्ध भारत की इस मुहिम में अपना समर्थन देगी।
जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मलेशिया के दौरे पर है। मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त बीएन रेड्डी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के संकल्प से अवगत कराया गया। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया भर में बेनकाब किया जा रहा है। The other part, Indian government had decided that we will go across the world. We will send the delegation. The message should go the entire country as well. Message should go when it comes to country's interest, when it comes to peace, when it comes to fight against terrorism. Entire 1.4 billion are together. That is why we are from all the party, all the religion, and across the country in this you are seeing us here. भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय अल्जीरिया में है। डेलीगेशन ने अल्जीयर्स में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत कर पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। डेलीगेशन में शामिल AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आतंक फैलाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का छठा ग्रुप स्पेन के मैड्रिड पहुंच गया है। स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने भारतीय डेलीगेशन का स्वागत किया। और खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूर्वोत्तर अफ्रीकी देश इरिट्रिया के विदेश मंत्री उस्मान सालेह भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत किया। इरिट्रिया के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि इरिट्रिया के विदेश मंत्री उस्मान सालेह का दिल्ली में स्वागत करने पर बहुत खुशी हुई। पहलगाम आतंकवादी हमले की उनकी कड़ी निंदा की सराहना करता हूं। स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षमता विकास, हमारे द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय विकास पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की उभरती ताकत को रेखांकित करते हुए नई दिल्ली में 21वां IATA सम्मेलन शुरू हुआ है। 1 से 3 जून 2025 तक चलने वाले इस आयोजन की मेजबानी इंडिगो कर रहा है, जो 1983 के बाद भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 1700 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, CEO और नीति निर्माता इसमें शामिल होंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे। वैश्विक विमानन क्षेत्र में उभरते कौशल की वजह से पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं। इसे और ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने को लेकर दुनिया के प्रमुख हवाई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब ये भारत में आयोजित हो रहा है। इसकी मेजबानी इंडिगो कर रहा है। 1 से 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से 1700 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें CEO, नीति निर्माता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे। It gives a good foundation, a base on which India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता होंगे, जो वैश्विक विमानन मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
वार्षिक आम सभा के बाद आयोजित होने वाला विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन क्षेत्र के भविष्य पर केंद्रित रहेगा, जहां सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Reference to India, it is now the third largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है। यह लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार देता है और $5.6 बिलियन की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करता है। पर्यटन और अप्रत्यक्ष प्रभावों को मिलाकर ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख नौकरियों और $53.6 बिलियन का योगदान बन जाता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। जब वैश्विक विमानन उद्योग अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है, तो दुनिया की निगाहें टिकी है नई दिल्ली पर। रिकॉर्ड भागीदारी और उच्च स्तर की बातचीत के साथ भारत न सिर्फ IATA की मेजबानी कर रहा है, बल्कि नेतृत्व भी दे रहा है भारत मंडपम में। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। भारत दौरे पर आए एशियाई विकास बैंक यानी ADB के अध्यक्ष मासातो कांडा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ADB के अध्यक्ष से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, श्री मासातो कांडा के साथ एक शानदार बैठक हुई जिसमें हमने कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पिछले दशक में भारत ने तेजी से हुए परिवर्तन को अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है और हम इस यात्रा में और गति लाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा ने X पर लिखा कि विकसित भारत 2047 का विजन साहसिक है और एशियाई विकास बैंक भारत के साथ है। उन्होंने लिखा कि भारत 1966 से ADB का संस्थापक सदस्य है और हमारा दृढ़ साझीदार है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी अमित कुमार सिंघल को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हर्ष कोटक नाम के व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। CBI ने शिकायतकर्ता से 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में 2007 बैच के एक वरिष्ठ IRS अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने 31 मई 2025 को उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी लोक सेवक ने राजस्व आयकर विभाग से अनुकूल व्यवहार प्रदान करने के बदले में शिकायतकर्ता से 45 लाख रुपए की अवैध रिश्वत की मांग की थी। CBI ने जाल बिछाया और आरोपी निजी व्यक्ति को मोहाली में लोक सेवक के आवास पर आरोपी लोक सेवक की ओर से शिकायतकर्ता से 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। CBI ने दिल्ली, मुंबई और पंजाब में छापेमारी कर अधिकारी के खिलाफ सबूत भी जब्त किए हैं। त्र्यंबकेश्वर में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर नासिक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 13 प्रमुख अखाड़ों के साधु संतों, पुरोहितों की मौजूदगी में कुंभ मेले को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार का यह मेला लंबा चलने वाला है, इसलिए स्नान की कई प्रमुख तिथियां और पुण्य पर्व लोगों को देखने को मिलेंगे। त्र्यंबकेश्वर और नासिक के कुंभ मेले के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिस बैठक में यहाँ के जो प्रमुख 13 अखाड़े हैं वो भी मौजूद थे। सभी महंत, साधु संत, पुरोहित संघ सभी लोग मौजूद थे। आयोजन पर एक प्रदीर्घ चर्चा हमने की। आज जो हमारे अमृत स्नान है और जो प्रमुख पर्व है उनकी तारीखें भी निश्चित की गई, उसकी भी घोषणा स्वतंत्र रूप से आपको दी जाएगी, जो आपके माध्यम से जनता तक जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी गोदावरी मां निर्मल और अविरल बहे, इस दृश्य से भी योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि दिव्य और भव्य कुंभ मेले के आयोजन को लेकर कई 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर चर्चा जारी है। की दृष्टि से करीब 4-4.5 हजार करोड़ रुपए के जो हमने काम है उसकी शुरुआत करने के लिए टेंडर्स भी हम लोगों ने बुलाए हुए हैं और 2000 करोड़ के काम ये पाइपलाइन में है। कुल मिलाकर एक बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य इस प्रकार का मेला यहाँ पर संपन्न हो,
इस प्रकार का नियोजन किया गया है। साल 2027 में नासिक और त्रयंबकेश्वर में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाएगा। त्रयंबकेश्वर में होने वाले कुंभ की तिथि घोषित की जा चुकी है। इसको लेकर नासिक में भी बैठक हुई। कुंभ मेले को लेकर बैठक में कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस बारे में और जानकारी के लिए निर्वाणी अनी अखाड़ा के प्रवक्ता भक्त चरणदास जी महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिशिर शेलार ने। अमृत स्नान का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ निर्वाणी अनी अखाड़ा के भक्ति चरणदास महाराज। महाराज, सबसे पहली बात तो ये बताइए कि इस बार जो है ये कहा जा रहा है कि काफी बड़ा जो है कुंभ का आयोजन होगा, जो खास तौर पर जो दिन है वो काफी ज्यादा होंगे। इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, किस प्रकार से आयोजन इस प्रकार का होने वाला है। इस बार हमारे 13 अखाड़ा की मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जो अमृत स्नान की तारीख डिक्लेयर किया गया है। ये उसके साथ 42 पर्व स्नान है, तो कम से कम 22 महीना तक एक कुंभ मेला चलने वाला है, जिसमें कम से कम 3 से 4 महीना तक तो साधु संत स्थानिक लोग रहने वाले हैं। और दूसरी बात, जो पर्व अमृत स्नान की डिक्लेयर करा गया है, ये कम से कम 1.5 महीना तक ही अमृत स्नान चलेगा। तो इसमें भारत के जो साधु संत आने, सभी जनता नागरिक सनातन लोग आने वाले हैं। जो प्रयागराज जैसे भीड़ हुआ है, तो हम लोग विश्वास करते हैं आज लोग कहीं ना कहीं श्रद्धा बढ़ रहा है, लोग जरूर यहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या आएंगे। निर्मल अविरत गोदावरी का प्रस्ताव भी आपके द्वारा रखा गया कि किस प्रकार से उसमें शाही स्नान होने वाला है, तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर आपने क्या सुझाव दिए और आपको क्या जवाब मिला? गोदावरी निर्मल शुद्ध पवित्र रहने के लिए हमारे सभी अखाड़ा की प्रतिनिधियों से चर्चा भी किए। माननीय मुख्यमंत्री आश्वासन दिए है जो गोदावरी में शुद्धता पवित्रता कैसे बने रहे, और आने वाले जो साधु संत शायद जो भक्त आएंगे उनको शुद्ध जल पवित्र जल कैसे मिले, इसमें सभी लोग हम लोग चर्चा किया। माननीय आश्वासन भी मुख्यमंत्री दिए है। ये हम कह सकते हैं आधिकारिक तौर पे कि अब अमृत स्नान कहा जाएगा, शाही स्नान नहीं कहा जाएगा। सरकार की तरफ से भी जो आप बातचीत हुई, आपने कहा कि मांग उठाएंगे, अब इस पर पूरी तरह से मोहर लग चुकी है? नहीं, आप तो समझिए प्रयागराज में अमृत स्नान की डिक्लेयर हो चुका है। जो एक मुगल समय की शाही स्नान की निश्चित ये था, तो सभी विद्वतजनों ने प्रयागराज कुंभ मेले अमृत स्नान की डिक्लेयर हुआ है। और अमृत स्नान कहने का कारण यही है जो 4 कुंभ मेला में 4 जगह में अमृत की बूंद गिरा है, जहाँ कुंभ मेला होता ही है। इसमें अमृत स्नान कहने में कोई तकलीफ नहीं है, तो इसलिए अमृत स्नान की रूप में तारीख आज माननीय मुख्यमंत्री घोषित की है। से बात करने के लिए तो आपने देखा जिस प्रकार से सिंहस्थ कुंभ मेले की बात करें नासिक में, तो किस प्रकार से तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ जो साधु महंतों द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए हैं सरकार ने, उस पर भी विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। शीर्षलार, डीडी न्यूज, नासिक। और बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिमी भाग में लगातार भारी बारिश जारी है। आईएमडी ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में रेड अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिक्किम के मानगांग जिले में लाचुंग और लाचुंग इलाके में 1500 पर्यटकों के फंसे होने की सूचना है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण पूर्वी कामेंग जिले और निचले सुबनसिरी जिले में 2 अलग अलग भूस्खलन की घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई है। और असम में बाढ़ से बिगड़ी स्थिति पर समय रहते बचाव करने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने घोषणा की कि बाढ़ में जान गंवाने वाले 5 लोगों के परिजनों को एक मुश्त 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक बाढ़ आश्रय और राहत केंद्र के लिए बाढ़ प्रभावित निवासियों की कुशलतापूर्वक सहायता करने के लिए 10 आपदा मित्र और सामुदायिक स्वयंसेवक नियुक्त किए जाएंगे। और पूर्वोत्तर में बारिश का कहर दिख रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से उनके राज्यों में जारी भारी बारिश के मद्देनजर बातचीत की। साथ ही उनसे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।